हेलो फ्रेंड्स। तो ये करंट अफेयर्स के कुछ मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने 71st जो मेंस दिया था, तो उसके लिए मैं नोट्स बनाया था अप्रैल अप्रैल में। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और करंट अफेयर्स का और दो तीन पार्ट में मैं करके आपको कवर करवा दूंगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर कर लेंगे दो तीन वीडियोज में। तो अभी इसमें मैं अपना ये नोट्स ही डिस्कस करूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, इस पे ये कोई कोचिंग का ये जो नाम लिखा है, तो ये मैंने टेस्ट सीरीज इनका ज्वाइन किया था वो 70th के टाइम। तो ये एक कॉपी बची हुई थी, तो इसी पे मैंने नोट्स बनाया था। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने इनका क्लास ज्वाइन किया था, ये सब फालतू कमेंट आप लोग मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 2025 का जो जोहान्सबर्ग समिट था, ये पहली बार अफ्रीका में हुआ था। और जो इस बार का भी 2026 का G20 का समिट होने वाला है, वो फ्लोरिडा जो अमेरिका है वहाँ पे होने वाला है। अमेरिका उसकी अध्यक्षता करेगा इस बार। तो जो 2025 का जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसकी समिट की थीम थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन, इसकी कुछ प्रमुख बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जिसमें है स्पिरिट ऑफ यूबंटू। इसका मतलब होता है, ये वहाँ का एक टर्म है, लोकल टर्म है, जिसका मतलब होता है आई एम बिकॉज वी आर, और मल्टीलैटरलिज्म। तो दूसरा है कि यूएनएससी का रिफॉर्म करने का बात किया गया है। स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का बात है। क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी फाइनेंस। और ये इसमें मिशन 300 करके आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये G20 जोहान्सबर्ग समिट से रिलेटेड है। और मिशन 300 का मतलब है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू 300 मिलियन पीपल इन सब सहारन अफ्रीका। जो सब सहारन अफ्रीका रीजन है, उसमें 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए ये मिशन चलाया गया है जोहान्सबर्ग समिट में। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बातें G20 के बारे में देख लेते हैं कि ये कब बना था। तो ये 1999 में बना था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। और ये जीडीपी का इसका 85% शेयर है, ट्रेड में इसका 75%, और पॉपुलेशन ये 70% पॉपुलेशन को कवर करता है। और इंडिया का जो यहाँ पे जोहान्सबर्ग समिट में इंडिया का ये जो इंडिया ने पक्ष रखा, तो उसमें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ड्रग टेरर नेक्सस, ये सब को लेकर अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर, फिर से ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रेपोजिटरी, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, तो ये सब का बारे में जोहान्सबर्ग समिट में इंडिया ने अपना पक्ष रखा। तो ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ हुआ था 2025 वाला, उसका थीम क्या था, और ये एक आध चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उबंटू या मिशन 300। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ये जो ब्रिक्स वर्ड है, इसको 2001 में जिम ओनील इन्होंने क्वाइन किया था। और इसकी पहली जो समिट हुई 2009 में हुई थी रसिया में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इससे जुड़ा हुआ है ब्रिक्स से, ये 2014 में बना था। और इसका जो अभी मेंबर्स हैं वो 11 मेंबर्स हैं। और इसके मेंबर्स में हम लोग ब्रिक्स का तो आप लोगों को पता होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसके जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं उसमें है इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। इसमें ईरान भी हो गया है अब। और ये 55% पॉपुलेशन और 40% जीडीपी को कवर करता है। और ये जो इसका रियो में जो 70th समिट हुआ है ब्रिक्स का, जुलाई 25 में। अब इस बार का और इसका 2026 का जो समिट होने वाला है ब्रिक्स का, वो न्यू दिल्ली में इंडिया में होगा, लेकिन वो अभी सितंबर में होने वाला है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा इससे, तो ये पिछला वाला ही पूछा जाएगा, 2025 वाला ही। तो ये रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है वहाँ हुआ था, और इसको मोदी जी ने अटेंड भी किया था। और इसमें जो इसका जो थीम था, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसका थीम था। और इसमें न्यू मेंबर्स इंडोनेशिया को ज्वाइन करवाया गया, और 10 पार्टनर कंट्रीज को भी। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, यूएनएससी, आईएमएफ
वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब में रिफॉर्म्स की बात की गई थी। ये सब तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, तो बस इसमें आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे। इस बार का 2026 का इंडिया में होने वाला है, इंडिया होस्ट लिखा ही है यहाँ पे। और साउथ साउथ कोऑपरेशन और लोकल करेंसी ट्रेड और क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब इनका मुद्दा रहता है। यहाँ पे है बी रेडी रिपोर्ट। बी रेडी मीन्स बिजनेस रेडी रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह, जो पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी, उसकी जगह पे अब ये बी रेडी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें जो क्राइटेरिया है वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, पब्लिक सर्विसेज, फिर से ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड 2004 में ये जो सुनामी आया था इंडियन ओशन में, उसके बाद बहुत सारे देशों ने आके इसको बनाया। उस टाइम बात चली थी और फिर से जो ये मोमेंटम पकड़ा अपना, ये 2017 के बाद पकड़ा। और 2024 में लीडर लेवल समिट डेलवेयर अमेरिका में हुआ था, विल्मिंगटन। और 2026 में ये इंडिया में होने वाला है क्वाड का। क्वाड और ब्रिक्स दोनों का इंडिया में 2026 में होने वाला है। तो हम लोग लास्ट वाला ये भी पढ़ेंगे। और क्वाड कैंसर मूनशॉट, ये वहाँ पे लॉन्च किया गया था डेलवेयर, जो यूएस में हुआ था समिट। और हेल्थ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रा और टेक, ये सब तो आप लोग गेस करके भी लगा सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये कहाँ हुआ था 2024 वाला, तो अमेरिका में, और 2026 का इंडिया में होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे WTO का जो 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2026 में ही हुआ है। तो ये याउंडे कैमरून में हुआ है। कैमरून अफ्रीका में एक देश है, उसकी राजधानी याउंडे है, वहाँ पे हुआ था। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट लिखा है मैंने कि 1995 में बना माराकेस एग्रीमेंट के थ्रू, और गैट की जगह इसमें अभी 166 मेंबर्स हैं, 166, और ट्रिप्स इसके एग्रीमेंट्स हैं ये सब। और ये जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ 14th, ये इंडेड विदाउट कंसेंसस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर द ई-कॉमर्स रूल्स, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स, रिफ्लेक्टिंग अ डीप नॉर्थ साउथ डिवाइड। तो ये ज़्यादातर इसमें कोई चीज़ों पे सहमति नहीं बन पाई, और ये नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, उसकी वजह से असहमति के कारण इसमें कुछ खास नहीं हो पाया। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था मैंने। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यू लेबर कोड्स, जो 4 नए लेबर कोड्स लाए गए हैं इंडिया में, जो पहले 29 उनको हटा करके और ये 4 लाए गए हैं, कंसोलिडेट किया गया है। तो इसको क्यों लाया गया था? क्योंकि जो पहले थे वो सब फ्रेगमेंटेड थे, ओवरलैपिंग थे, और लिमिटेड वर्कर को कवरेज करते थे, चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क को शो नहीं करते थे। तो इसमें कौन कौन से 4 हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो कोड ऑन वेजेस है, ये 2019 में लाया गया था। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ये 20 का है। और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, और ऑपरेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये भी 2020 का है। और इसके बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाए तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 to 18, तो जो कि समानता का अधिकार के बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 19 में इसका मेंशन है, जिसमें ट्रेड यूनियंस, आर्टिकल 19(1) क्लॉज सब क्लॉज C, जिसमें ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का बात किया गया है। तो ये सब इससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 21 भी लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ के बारे में है जो। तो इसका सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, ये सब तो आप लोग से पूछा नहीं जाएगा, यही नाम इनका पूछा जा सकता है, और कितने हैं, कितने को हटा के, ये सारी चीज़ें हैं बस। नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, करप्शन और स्कैम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे जॉब, लो पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, और सोशल मीडिया का बैन, जो 26 ऐप बैन कर दिया था वहाँ की सरकार ने। तो इसको एक फ्री स्पीच और सिटीजन्स के राइट पे अटैक की तरह देखा गया। और जो पुलिस थी उसका जो कड़ा रवैया था, ये भी एक कारण था। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। तो
इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें। और इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है ये कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कोऑपरेशन पे बेस्ड है, और 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी, जिसके थ्रू ओपन बॉर्डर, रूपी ट्रेड और वीज़ा फ्री मूवमेंट ये सारी चीज़ें उस ट्रीटी में साइन हुआ था। और रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट में भी इंडिया के कुछ उसमें सिटीज़ शामिल हैं। सिस्टर सिटी पार्टनरशिप में बनारस और काठमांडू है ही, और जनकपुर, अयोध्या, लुम्बिनी, बोध गया। और पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन में 32,000 जो गोरखा सैनिक हैं वो इंडियन आर्मी में कार्यरत है। और फिर से जो हम लोग का डिफेंस एक्सरसाइज होता है उसका नाम सूर्य किरण है नेपाल के साथ। और ये सब तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसमें जो फैक्ट वाला था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो 51st G7 समिट जो कानानास्किस कनाडा में हुआ था, इसमें मोदी जी भी गए थे। तो इसमें वाइल्ड फायर चार्टर, G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेजर्स, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या 3-4 चीज़ें इसमें बात हुआ था। तो वाइल्ड फायर चार्टर और G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान। और इंडिया यहाँ पे ग्लोबल साउथ का वॉइस बन के गया था। और एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन लाइफ ये सब के बारे में अपना बात रखा वहाँ पे। और ग्लोबल एक्शन ऑन टेररिज्म पे भी इंडिया ने ध्यान आकर्षण किया सबका। और टेक एंड AI, डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, ये सब के बारे में भी हम लोग देखते हैं। जो कि US जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो ग्रीनलैंड को क्लेम कर रहे थे, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का भी एक हिस्सा माना जाता है इसको, जबकि वहाँ पे सेल्फ रूल एक्ट 2009 वो अपने आप को गवर्न भी करते हैं। सेल्फ रूल एक्ट 2009 का है उनका। और आर्टिकल 2 ऑफ UN चार्टर, जो आर्टिकल 2 UN चार्टर का है, प्रोहिबिट्स एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय फोर्स, वो मना करता है किसी के भी टेरिटरी को फोर्स के द्वारा एक्वायर करने से, लेने से। और जो ग्रीनलैंड है इसका जो अगर सिग्निफिकेंस, इसकी महत्ता देखी जाए तो इसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो कि उसका लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्कटिक एरिया वाला। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस भी है उसका, आर्कटिक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग वही। और एमर्जिंग आर्कटिक शिपिंग रूट, जो नए नए शिपिंग रूट्स बन रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं तो उस पर कंट्रोल के लिए भी। और क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, जो वहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं, उसके लिए भी US क्लेम कर रहा है। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि US डेनमार्क का जो रिलेशन है उसमें तो दरार आएगी ही, और नाटो मेंबर्स में भी टेंशन बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जो मई 2025 में इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद, जिसमें 9 टेरर कैंप्स को जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, पाक और पाकिस्तान और POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया गया था इसमें। और इसमें जो वेपन्स और मिसाइल यूज हुई थी उनके नाम एक बार देख लेते हैं। स्कैल्प मिसाइल, ये 450 किलोमीटर इसकी क्षमता है, और ये राफेल से दागी गई थी स्कैल्प मिसाइल। और हैमर बम, ये जो हैमर है ये बम का नाम है। और कैमिकाजे ड्रोन, जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, जिसमें घातक हो गया, रुस्तम हो गया। ब्रह्मोस, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका भी यूज हुआ था। आकाश मिसाइल सिस्टम, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप लोग जरूर याद रखिएगा कि आकाश हो गया, बाराक 8 हो गया, S-400, ये सब मिसाइल सिस्टम है। बाराक जो मिसाइल सिस्टम है वो इजराइल से हम लोग लिए हैं, और S-400 रसिया से। इसमें आकाश तीर, ये भी मिसाइल सिस्टम है। और 4D एंटी ड्रोन सिस्टम, इसका भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या क्या इस्तेमाल हुआ था उसमें। इंडिया और चाइना के बारे में यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया हुआ कि इंट्रो में, ये सब तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जो फैक्ट है वो हम बता दे रहे हैं इसमें।
जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो 127 बिलियन है, जो कि दूसरा नंबर का है, और यूएस का 131 बिलियन। ये पुराना डाटा है लेकिन अभी भी वैसा ही है। इन्वेस्टमेंट इन यूनिकॉर्न्स में, इंडियन यूनिकॉर्न्स में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में तो उसका कब्जा है ही। और ये जो मोदी जी अभी 2025 में विजिट किए थे एससीओ मीटिंग में, तो इसको ड्रैगन और एलिफेंट का टैंगो बोला गया था। और इसमें जो एससीओ मीटिंग में सिपकिला, नाथुला और लिपुलेक, इन सारे जगहों को ट्रेड के लिए खोला गया था, रीओपन किया गया था। और हम लोग चैलेंजेस में देखा जाए तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, गलवान जो हुआ था 2020, डोकलाम 2017, ट्रेड इम्बैलेंस भी है, चाइना पाकिस्तान का जो एक साथ नेक्सस है, बीआरआई प्रोजेक्ट, और ये सब रीजनल डोमिनेंस राइवलरी भी है, अपने आप को एक डोमिनेंस की तरह शो करना है एशिया में दोनों लोग को। वाटर डिस्प्यूट भी है, जो 3 गॉर्जेस डैम और ये सब बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, और स्टिंग ऑफ पल्स, और फिर से नेकलेस ऑफ डायमंड का जो राइवलरी है। ये सब तो चीज़ें आपको पता ही हैं ज़्यादातर। और इसमें जो 25 में जो मोदी जी विजिट किए थे 2025 में, इसको पंचशील रिवाइवल के तौर पे भी देखा गया, जिसमें पीस एंड बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात की गई, ब्रिक्स और एससीओ में भी कोऑपरेशन की बात की गई, और कैलाश मानसरोवर यात्रा रीस्टार्टेड, कैलाश मानसरोवर की यात्रा रीस्टार्ट की गई थी। तो 2025 वाला विजिट आप लोग याद रखेंगे, एससीओ मीटिंग वाला। और यूएन और वेनेजुएला का ये क्राइसिस, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो इससे एक आध क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसमें 3 जनवरी 2026 को बीपीएससी हो सके, अगर चाहे तो डेट भी पूछ दे, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेती है। 3 जनवरी 2026, निकोलस मादुरो, जो वहाँ के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस, इनको यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इस ऑपरेशन का जरूर नाम याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उन दोनों को बंदी बना के लेकर के वहाँ से उठा के चला गया। और इसका बैकग्राउंड देखा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस इन वेनेजुएला, इकोनॉमिक कोलैप्स, मास माइग्रेशन टू यूएस, ऑयल सेक्टर का डिक्लाइन, ड्रग ट्रैफिकिंग, डिस्प्यूटेड इलेक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे क्यूबा, चाइना, रसिया, ये सब का सपोर्ट था वेनेजुएला को। और रीजन ऑफ यूएस इंटरवेंशन, यूएस ने क्यों इंटरवीन किया, तो इसमें बैकयार्ड पॉलिसी, जो उसका मोनरो डॉक्ट्रिन है, तो इसको अब बोला जा रहा है कि इसका रिवाइवल होकर डोनरो डॉक्ट्रिन हो गया है, जिसमें ये जो साउथ अमेरिका है इसको अपना मतलब नॉन इंटरवेंशन की, मेरे अलावा कोई इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता है, ऐसा मानते हैं बैकयार्ड पॉलिसी। नार्को टेररिज्म का जो नैरेटिव है यूएस का, ऑयल और वहाँ का जो रिसोर्स है उसको भी कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा मतलब जो नॉन ऑयल रिजर्व है 303 बिलियन बैरल, तो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे नॉन रिजर्व। और क्रिटिकल मिनरल, गोल्ड, बॉक्साइट, ये सब का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भंडार है। ये तो चीज़ें मेंस का है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं। और ये वही यहाँ पे यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का भी लोग बोल रहे थे वायलेशन हुआ है, तो इसमें यूएस का जो जस्टिफिकेशन था उसने आर्टिकल 51 की सेल्फ डिफेंस, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर को यूज़ करके उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि हम लोग सेल्फ डिफेंस में ये सारे कदम उठा रहे हैं नार्को टेररिज्म के खिलाफ। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एलॉज फोर्स ओनली इन रेयर केसेस, तो ये भी एक चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। और रीजन फॉर द फेलियर ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, ये सब तो मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे बढ़ते हैं। ईरान, यूएस और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इस पे, तो इसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लायंस रोर, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस का था, ऑपरेशन लायंस रोर इजराइल का था, और इन सब के खिलाफ जो ईरान का ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 था। तो ये सब ऑपरेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ईरान का है, इजराइल का ऑपरेशन लायंस रोर है, और यूएस का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है। और इसमें ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ यूएस, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा हुआ है।
तो इतना तो हिस्ट्री में जाके नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये मैंने बस लिख दिया था मेंस के लिए। जैसे यूएस को ये ईरान वाले ग्रेट शैतान बोलते हैं, शैतान, बड़ा शैतान, और इजराइल को लिटिल शैतान, इलेजिटिमेट एंटिटी। तो हम लोग, और जैसे यहाँ राइज ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला, हूती और शिया मिलिशिया, तो ये लोग कहाँ कहाँ एक्टिव हैं ये देख लेते हैं। हमास वाले तो आपको पता है पैलेस्टीन रीजन, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला जो लेबनान वाला है उधर, और हूती जो येमेन है यहाँ पे हैं, और शिया मिलिशिया सीरिया और इराक में। तो इसको माना जाता है कि ईरान ने एज अ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी वारफेयर के लिए डेवलप किया है, सपोर्ट किया है। और यहाँ पे एक और फैक्ट है, वही JCPOA वाला, जो 2015 में साइन हुआ था और 2018 में यूएस ने इसे विड्रॉल कर लिया था। 2015 के टाइम में बाराक ओबामा थे और 18 में ट्रंप ने आके इससे अपने को वापस ले लिया। और इसका इम्पैक्ट की बात करें इंडिया और वर्ल्ड पे क्या पड़ा, तो आप लोगों को सबको पता है, फर्टिलाइज़र, स्टील, एनर्जी सिक्योरिटी, कुकिंग गैस, क्योंकि हम लोग 88% ऑयल, 80% ऑफ LPG इंपोर्ट करते हैं और 60% LNG। और हम लोग को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 भी उसको लगाना पड़ा, ये सारी चीज़ें हुई। और इसमें अगर $1 एक बैरल पे बढ़ता है तो इंडिया का जो एनुअल इंपोर्ट बिल है उस पर $2 बिलियन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा इम्पेक्ट करता है ये। हम लोग बोर्ड ऑफ पीस के बारे में देखेंगे। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय डोनाल्ड ट्रंप फॉर गाजा पीस प्लान एंड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। तो गाजा में शांति बहाली के लिए और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की स्थापना के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ट्रंप के द्वारा स्टार्ट किया हुआ था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग चल रहा था डेवोस में, वहीं पे इसका भी सब साइन वाइन किया जा रहा था, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा इसको। तो इसका जो चार्टर है वो ब्रॉडर मैंडेट्स टू प्रोमोट स्टेबिलिटी, पीस एंड गवर्नेंस। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर इसका मैंडेट है। और जो इसमें एंट्री फी है $1 बिलियन है परमानेंट मेंबर के लिए। इसका जो एंट्री फीस है वो जो $1 बिलियन, $1 बिलियन है। और फिर से इसमें 22 ऑब्जर्वर मेंबर ज्वाइन किए थे उस टाइम तक, अभी का तो पता नहीं, 27 ने फुल्ली ज्वाइन किया था। और इंडिया, यूके, जर्मनी ये सभी ऑब्जर्वर के तौर पे ज्वाइन किए थे। तो इंडिया ऑब्जर्वर है इसमें, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप है लाइफ टाइम के लिए, और इंडेफिनिट टेन्योर है इनका। कितना चालाक है ये। और UNSC का जो ये रिजोल्यूशन नंबर है वो जो 2803, ये UNSC रिजोल्यूशन नंबर है इसका, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड अपॉइंटेड बाय चेयरमैन, तो सब कुछ ट्रम्प साहब ही देखेंगे इसमें। इसकी जो पहली मीटिंग वाशिंगटन DC में हुई है, और इसमें जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है गाजा के पीस प्लान के लिए, उसमें 17 बिलियन जुटाया गया था। 9 देशों ने मिलकर 7 बिलियन दिया था और अमेरिका ने 10 बिलियन, इससे ज़्यादा तो वॉर में वसूल लिया है। और फर्स्ट और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर ISF का भी इसमें प्रावधान है बोर्ड ऑफ पीस में। और इंडिया नॉट ज्वाइंड एज फुल मेंबर, अटेंडेड एज एन ऑब्जर्वर कंट्री। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में अटेंड किया था। और यहाँ पे कुछ जैसे ये गाजा और ये जो इजराइल और ये गाजा का ये है, और इसमें कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे है इसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इधर का साइड में मेडिटेरेनियन सी है, आप लोग को पता है। इधर है इजिप्ट, इधर दो तरफ से इजराइल। तो इजराइल की तरफ ये जो पहला ये यहाँ पे है, ये इसको एरेज क्रॉसिंग बोलते हैं। उसके बाद जो ये वाला है इसको नेटजरीन कॉरिडोर। फिर से ये जो से थर्ड वाला है इसको खान यूनुस बोलते हैं। ये खान यूनुस जो इसमें एक जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 क्या क्या है यहाँ पे। तो 1 वाले पे जबालिया है, ये भी एक प्लेस है वहाँ गाजा में।
और दूसरा ये सेकंड पे गाजा और तीसरा खान यूनुस। और इधर कुछ कॉरिडोर हैं जैसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये यहाँ पे है। और फिर से ये 14 किलोमीटर और 100 मीटर, इसका 14 किलोमीटर चौड़ाई, अरे लंबाई, और 100 मीटर चौड़ाई, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। और रफा क्रॉसिंग, ये भी इजिप्ट से ही लगा हुआ है, रफा क्रॉसिंग। और ये जो तीनों का ट्राई पॉइंट, ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे केरम सैलोम क्रॉसिंग। तो ये सब पूछा जाता है, इसमें नाम देख लेंगे आप लोग। फिलाडेल्फी, रफा, केरम सैलोम, नेटजेरिन, एरेज क्रॉसिंग, जबालिया, खान यूनुस, ये सब गाजा से रिलेटेड है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा खुद। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट किया था। जैसे मिशन सुदर्शन चक्र, ये 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने अनाउंस किया था, और ये 2035 तक इसमें मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड लगाने की बात की गई थी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है, मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक बस। और G4 मीट फॉर UN रिफॉर्म, जो G4 कंट्रीज हैं, जो जिसमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, जो कि UNSC रिफॉर्म की बात करते हैं, इसका जो 2026 में समिट हुआ है वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस म्यूनिख में हुआ, जर्मनी में। और इंडिया होस्टेड NSA लेवल समिट ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो इंडिया ने होस्ट किया है ये NSA लेवल का कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का समिट। और ये बना था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। और UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, तो UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम ये फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रीटी है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। साइबर क्राइम पे UN की पहली ये कन्वेंशन है, और ये हनोई वियतनाम में कंडक्ट किया गया था, तो ये पहला है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो 25th SCO समिट जो तियानजिन चाइना में हुआ था, तियानजिन डिक्लेरेशन, जिसमें स्ट्रांगली कंडेम किया गया था पहलगाम टेरर अटैक को, और सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म के बारे में बात किया गया था। और इसमें SCO के बारे में फैक्ट लिखा हुआ कि 2001 में बना था, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन किए, और ईरान, बेलारूस भी इसके मेंबर हैं, जो नए मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। हम लोग बात करेंगे 6th बिम्स्टेक समिट के बारे में, जो कि बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था, और इसका थीम था प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। इसका थीम और कहाँ हुआ था, तो थीम था प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, और ये हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। इसमें मोदी जी अटेंड किए थे, और 20 पॉइंट का एक्शन प्लान भी इन्होंने रखा था वहाँ पे। और बिम्स्टेक के बारे में कुछ और इसके स्टैटिक फैक्ट्स, जैसे 1997 में ये बना था, 7 मेंबर्स हैं, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि 7 और 97 दोनों मिलता जुलता है, तो इसको आप लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश। और 26 में इसको जो चेयरमैन 26 में है, ये बांग्लादेश है। 25 में थाईलैंड था, 26 में बांग्लादेश के पास चेयरमैनशिप है इसकी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 11th रायसीना डायलॉग 2026 में हुआ था न्यू दिल्ली में, इसमें रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव ये लागू इनिशिएट किया गया था, और इसको कंडक्ट करता है ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और फिर से MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दोनों के मेल जोल से ये रायसीना डायलॉग कंडक्ट होता है। और जो इसमें 2026 वाले में जो चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए गए थे, वो फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब थे। नेक्स्ट है इसमें 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जो ओमान मस्कट में हुआ था इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। तो 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ओमान मस्कट, फिर से इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। और COP30, COP30, ये बेलेम, ब्राज़ील में हुआ था, गेटवे टू द अमेजन। और द बेलेम पैकेज में कोऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कलेक्टिव एक्शन, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाना, जस्ट ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये सब के बारे में बात किया गया है बेलेम पैकेज में। बेलेम डिक्लेरेशन ऑन हंगर एंड पॉवर्टी, तो यहाँ पे ये भी डिक्लेरेशन हुआ साइन। फिर से जेंडर एक्शन प्लान, वुमेन इन क्लाइमेट गवर्नेंस,
जेंडर एक्शन प्लान भी यहाँ पे साइन हो किया गया, जिसमें महिलाओं को क्लाइमेट गवर्नेंस में भागीदारी बढ़ाने की बात की गई। अब नेक्स्ट है इंडिया मर्कोसुर ट्रेड पैक्ट, इंडिया एंड ब्राज़ील ज्वाइंट डिक्लेरेशन। इंडिया और मर्कोसुर, ये जो मर्कोसुर है 1991 में 4 देशों ने मिलके इसको बनाया था। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे, ये इसके चारों फुल मेंबर हैं। और ये साउथ अमेरिका का ये कॉमन मार्केट है मर्कोसुर। तो इंडिया और ब्राज़ील ने इस पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया है। नेक्स्ट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि जो 26 जनवरी को जो बुलाए गए थे, जो हमारे चीफ गेस्ट उर्सुला वॉन डर लियेन और डी कोस्टा, तो इन्होंने साइन किया था 27 जनवरी 2026 को, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जाता है। और ये जो इंडिया यू का एफटीए है, इसको साइन होने में लगभग 20 साल का समय लग गया था, और इससे 2 बिलियन पॉपुलेशन को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, यूरोप और इंडिया के पॉपुलेशन मिला के। और इसके जो आउटकम्स हैं, इसमें टैरिफ एलिमिनेशन, मार्केट एक्सेस, जो यू का मार्केट है, जो यू से वस्तुएं आएंगी उस पर 99% कस्टम ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट उसको हटा दिया गया है। और फिर से जो इंडिया से जो जाएंगे उस पर 90% ऑफ यूरोपियन गुड्स, जो इंडिया में आएंगे यूरोप से गुड्स उस पर 99%, और जो इंडिया से यू में जाएंगे उस पर 99% कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट से हटा दिया गया। और इंडिया से क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये सब इम्पोर्टेंट है। इंडिया से टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा। और यूरोप से क्या क्या चीज़ें आएंगी भारत में, तो मशीनरी हो गया, ऑटोमोबिल्स, वाइन्स, लग्जरी व्हीकल्स। उस पे जो लग्जरी व्हीकल्स है उस पर 110% से 10% घटा के किया जाएगा, जो कि फेजेस में घटाया जाएगा, एक ही बार नहीं। और सर्विसेज सेक्टर एंड ग्लोबल प्रोफेशनल मोबिलिटी, स्टूडेंट्स लोग का एक्सचेंज। फिर से आयुष को रिकॉग्नाइज किया गया है इसमें, स्ट्रेटजिक एक्सक्लूजन एंड प्रोटेक्शन, जिसमें एग्रीकल्चरल और जीआई टैग प्रोडक्ट को एक्सक्लूजन दिया गया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सब चैलेंजेस, ये सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें फैक्चुअली पूछा जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। ये जो करंट अफेयर्स का एक और जो चर्चा में चल रहा था, 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये किस लिए बिल लाया गया है, तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है इसको कम करने के लिए। अ बिल हैज़ बीन रिफर टू जेपीसी, अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये भेजा गया था स्क्रूटनी के लिए। तो इसमें क्या प्रावधान था कि इसमें रिमूवल ऑफ पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स एट सेंट्रल और स्टेट लेवल, और दिल्ली में जो प्रधानमंत्री, फिर से मुख्यमंत्री और जो भी मंत्री हैं उनको इसमें हटाने का प्रावधान है। और सेंट्रल, स्टेट और दिल्ली में जो सरकार है उन तीनों के लिए है। तो इफ़ ही इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी ऑन अकाउंट्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, वैसे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस जिसमें सज़ा 5 साल से ऊपर की है, अगर उसमें अरेस्ट और डिटेन होते हैं उनको हटा दिया जाएगा। इसके लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है इसमें। और इसमें की प्रोविजंस जो आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 है, जो यूनियन जो मिनिस्ट्री फॉर्म की जाती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और जो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में स्टेट लेवल पे, उसमें ये अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। और दिल्ली से जो रिलेटेड आर्टिकल है 239AA, इसमें अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें प्रोविज़न है कि अ मिनिस्टर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर 30 कंजिक्यूटिव डेज, चार्जेस उस पर 5 साल या उससे ज़्यादा वाले होने चाहिए, जिसमें उसको सज़ा 5 साल से या उससे ज़्यादा हो सके। तो इसमें अगर वो अरेस्ट या डिटेन होता है 30 से ज़्यादा लगातार 30 से ज़्यादा दिन में, तो वो उसको अपना रिजाइन देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सीज टू होल्ड ऑफिस बाई 31st डे, और 31वां दिन पे वो खुद अपने आप उसकी ऑफिस उससे सीज हो जाएगी, मतलब छोड़ दिया माना जाएगा।
और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के लिए, पीएम और सीएम के लिए, इफ़ डिटेंड फॉर 30 कंजिक्यूटिव डेज ऑन सीरियस चार्जेस दे मस्ट टेंडर रेजिग्नेशन बाय द 31st डेज। और इसमें रीअपॉइंटमेंट का क्लॉज है, जैसे पीएम सीएम और मिनिस्टर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिलीज। मान लीजिए कुछ गलत में ही चले गए थे, तो अगर रिलीज होते हैं तो फिर से उनमें रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं वो। और ये एक्सटेंशन टू यूटीज़, तो इसमें ऑल यूटीज़ भी हैं, जहाँ उन पे भी मिनिस्टर्स पे लागू होता है इसमें। और इसमें चैलेंजेस अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल मिसयूज होगा वेपनाइज बाय द रूलिंग पार्टीज, फेडरलिज्म कंसर्न, किसी जुडिशियल स्क्रूटनी, ये सब चीज़ें हैं ये तो। और ये जो यहाँ डेटा लिखा हुआ है ये मेंस में यूज़ करने के लिए मैंने लिखा था कि 43% ऑफ 18th लोकसभा जो 2024 की लोकसभा है उसमें 43% MPs पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। और जो चांसेस टू विन इंक्रीज बाई 15%, अगर आपका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आपका चांसेस जीतने का 15% और बढ़ जाता है जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं। कितना बढ़िया फ़ायदा है इसका बताइए, लोग भी जिता ही देते हैं। 47% ऑफ मिनिस्टर्स क्रिमिनल चार्जेस ADR, जो मंत्री लोग हैं उनमें 47% उन पे क्रिमिनल चार्जेस है, ADR का ये सब डेटा है। और जो 27% मिनिस्टर हैं उस पर तो सीरियस नेचर के चार्जेस हैं, बढ़िया। और ये कमेटी का नाम लिखा है मैंने, वोहरा कमेटी 1993 में बनाई गई थी। इन्होंने इसके नेक्सस के बारे में बताया था कि पैरेलल गवर्नमेंट रन बाय दीज क्रिमिनल्स, जो नेता और ये जो क्रिमिनल होते हैं इनके द्वारा एक पैरेलल सरकार ही चलाई जाती है, कि जो चुनी हुई सरकार अलग चलेगी और इनकी सरकार अलग ही चलेगी। तो इस पे वोहरा कमेटी का वो कुछ था रिकमेंडेशन। और बिहार इन यूनियन बजट 2026-27, मतलब बिहार के लिए यूनियन बजट 2026-27 में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो गंगा कॉरिडोर, इनलैंड वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक रिफॉर्म, ये गंगा कॉरिडोर जो कोलकाता पोर्ट तक बनाया जाएगा, तो इसमें इनलैंड वाटरवे और लॉजिस्टिक रिफॉर्म, तो इससे गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, तो बिहार को भी इससे फ़ायदा होगा। शिप रिपेयर हब इन पटना, पटना में शिप रिपेयर का एक हब बनाया जाएगा और लोकल इंडस्ट्रीज एक्टिविटी को इससे बढ़ावा मिलेगा। और पटना के साथ साथ बनारस में भी वो बनाने का बात किया गया है। और दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये जो 7 रेल कॉरिडोर बनाने का बात किया गया हाई स्पीड, इसमें जो दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी, तो ये वाला बिहार से होके गुजरेगा, तो इससे बिहार को फ़ायदा होगा। और नॉर्थ ईस्ट और बनारस के साथ बिहार की मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। और सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, जो Tier 2 और 3 सिटीज़ हैं, जिसमें जैसे कि 8 बिहार में ऐसी सिटीज़ को चिन्हित किया गया है और उनको 5,000 करोड़ दिया जाएगा 5 साल में। जैसे ये हर एक साल 1,000 करोड़ दिया जाएगा फॉर अर्बन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट, कि उसमें जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट किया जा सके Tier 2 और 3 सिटीज़ में। तो ऐसे सिटीज़ बिहार में 8 हैं, तो ये इससे बिहार को फ़ायदा होगा। MSME सपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपया का प्रावधान है इस बजट में, तो इसमें बिहार के भी MSME कवर्ड होंगे, तो इसके थ्रू बढ़ावा मिलेगा MSMEs को। टैक्स डिवोल्यूशन में जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसमें 1.4 लाख करोड़ 2026-27 फॉर बिहार। और रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कॉरपोरेट मित्रा का प्रावधान इसमें किया गया बजट में, तो इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट होगा कॉरपोरेट मित्रा के थ्रू। और बिहार बजट का कुछ यहाँ पे स्कीम्स और ये सब फैक्ट लिखा है मैंने, ये सब मेंस में यूज़ करने के लिए लिखा था, तो ये प्री में भी आपको काम ही आएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना, तो इसमें 6,000 जो PM किसान योजना के तहत मिलता था, और इसमें 3,000 और बढ़ा के 9,000 एक साल में दिया जाएगा। और बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी 2025, जिसमें 10 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट 10 ठो बनाने का बात किया गया है बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी 2025 के तहत। और बिहार प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, इसमें रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर, ये एक तो एक्ट लाया गया है गिग वर्कर्स के लिए बिहार सरकार के द्वारा, तो जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंट और ये सब इंश्योरेंस,
हेल्थ का इंश्योरेंस, ये सब का प्रावधान किया गया है गिग वर्कर्स के लिए। तो ये एक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे 2025 का है। और पूसा समस्तीपुर, वहाँ पे इंटरनेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। और सीएम फेलोशिप स्कीम, सीएम फेलोशिप योजना, इसमें टैलेंटेड यूथ्स को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल के लिए शामिल करना है। जिससे जो टैलेंटेड यूथ रहेंगे 121 यूथ को, जो बिहार के ही हैं, अदर स्टेट के नहीं, उनको स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल के लिए शामिल किया जाएगा। उनको 80,000 से 1.5 लाख तक उनको सैलरी भी दी जाएगी। और उनका ट्रेनिंग होगा IIM बोधगया में, और ओनली बिहार रेजिडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीएम फेलोशिप योजना स्कीम है। और मखाना पूर्णिया से दुबई फर्स्ट शिपमेंट गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। मखाना का पूर्णिया टू दुबई फर्स्ट शिपमेंट, मतलब ओवरसीज शिपमेंट। और इसमें कुछ बिहार के जो इलेक्शन हुआ था उससे रिलेटेड EIC एंड न्यू इनिशिएटिव फॉर बिहार 2025 इलेक्शन, इसमें पहला जो चीज डेटा है वो कि 100% वेबकास्टिंग एट पोलिंग स्टेशंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग। वेबकास्टिंग मतलब सभी पोलिंग स्टेशन को रियल टाइम, मतलब एकदम लाइव उसको मॉनिटर किया गया पहली बार 100% बिहार में हुआ 2025 के इलेक्शन में। और ECI नेट एप्लीकेशन कनेक्टिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, ECI नेट एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो सभी स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करता है। और वोटिंग सिस्टम, फर्स्ट स्टेट बिहार है वोटिंग कराने वाला, जिसके लिए एक तो ऐप लॉन्च किया गया था SECBHR। तो इसका ऐसे कि ई से तो इलेक्ट्रॉनिक और ये ऑनलाइन सिस्टम वाला हो गया। फिर से स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC और BHR मीन्स बिहार। तो ये ऐप का नाम है, ये ध्यान में रखेंगे, पूछ देता है कौन सा ऐप था। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये जो 12वीं ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास यूथ हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना है 3 से 12 मंथ। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है 18 से 25 तक है। और इसमें 4 से 6 हज़ार तक पर महीना मिलेगा। तो इंटर्नशिप वाला है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है, थोड़ा नया है। और सभासार इनिशिएटिव, सिंपल समरी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट, ये सभासार इनिशिएटिव है। तो जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स और विधानसभा ये सब में डिबेट्स होता है उसका सिंपल समरी बना के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए सभासार इनिशिएटिव है। सभा मीन्स असेंबली और सार मतलब उसका निचोड़, समरी। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं किस चीज़ के लिए है। अब अगला यहाँ पे 16th सेंसस और डिलिमिटेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें जो पूछा जा सकता है वही लिखा है मैंने, कहानी नहीं है। आर्टिकल 82 के तहत इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस में, ये आर्टिकल 82 में बोला गया है कि हर एक सेंसस के बाद एक तो डिलिमिटेशन एक्ट बनाया जाएगा। और इसको जो सेंसस हो रहा है इस बार, इसको 2 फेज में कंडक्ट किया जा रहा है। पहला वाला में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसमें 34 पैरामीटर हैं और इसमें GPS टैगिंग भी हो रही है। और दूसरे वाले में डिटेल्ड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया जाएगा दूसरा वाला फेज में। और इसमें एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 170, इसमें सीट एडजस्टमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका बात 170 में किया गया है आर्टिकल। और आर्टिकल 330 और 332 में, ये आपको पता ही होगा, SC/ST का सीट का रिजर्वेशन है, उसका प्रावधान है। 30 में SC और 32 वाले में भी सीट, 330 वाले में SC/ST का जो लोकसभा में रिजर्वेशन है उसका है। और 332 में जो स्टेट असेंबलीज हैं उसमें सीट रिजर्व का प्रावधान है। और आर्टिकल 329A ये बोलता है कि कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकते हैं इसके लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब का। और ये जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1971 सेंसस को इसने यूज करके और 2026 तक फ्रीज किया था। 2001 में ये लाया गया था अमेंडमेंट, तो ये 2026 तक फ्रीज किया गया था सीट का संख्या।
और इसका जो लीगल बेसिस सेंसस का है, सेंसस एक्ट 1948 है। और ये बाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर, उसके द्वारा ये सब कंडक्ट होता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। मिनिस्ट्री जरूर याद रखेंगे, होम अफेयर्स से। और इसके जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो इस टाइम है, उनका नाम है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ये आईएएस ऑफिसर हैं, मृत्युंजय कुमार नारायण। ये रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है जो इस बार सेंसस किया जा रहा है 16वां। और डिजिटल एंड सेल्फ इन्यूमरेशन, पहली बार डिजिटल और सेल्फ इन्यूमरेशन का इसमें प्रावधान है। और लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था 1931 वाला हुआ था, 2011 में तो किया गया था लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ, तो 1931 वाला ही हुआ था। और इस बार तो कास्ट सेंसस भी हो रहा है, कास्ट इन्यूमरेशन भी होगा। तो ये तो मेंस के लेकर फैक्ट है कि क्यों कास्ट सेंसस किया जा रहा है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिलिमिटेशन के बारे में। तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया इसको। और ये डिलिमिटेशन इसलिए भी किया जाता है कि 1 सिटीजन 1 वोट 1 इक्वल वैल्यू, इसको जस्टिफाई किया जा सके। ये नहीं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और उसको एक लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसी में बहुत कम जनसंख्या है उसको भी एक ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह इक्वल वैल्यू तो नहीं हुआ। तो इसी के लिए डिलिमिटेशन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इसमें यही होता है प्रोसेस की जो नंबर ऑफ सीट्स और उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं उसको इसमें बदला जाता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज और नंबर ऑफ सीट्स। और ये फॉर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए हो रहा है, इस बार किया जाएगा। और इसमें जो नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट का डिबेट चल रहा है, तो ये तो मेंस का था। और इसमें ये बोला जा रहा है कि 543 से बढ़ा के 850 तक सीट होने का अनुमान है जो लोकसभा में सीट्स है। और ये कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं इसका आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा ये कमीशन अपॉइंट होता है। और इसमें कंसल्टेशन विथ ईसीआई से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है कमीशन। और इसमें मेंबर्स की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं एक, और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस स्टेट के जो ईसीज हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और ये जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। और नो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, कोई एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता इसमें। और कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। और ये जो इस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन या होगा, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एंड बियॉन्ड मॉडिफिकेशन बाय पार्लियामेंट, और इसको पार्लियामेंट भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकती है, उसके भी बियॉन्ड है। और आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। और आर्टिकल 170 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट का रीएडजस्टमेंट, ये हम लोगों ने ऊपर देखा। जैसे कि यूपी में 25 लाख लोग पे एक सीट है, और स्मॉलर स्टेट्स में देखा जाए तो 10 लाख पे एक सीट है। तो यही सबको इक्वल करने का कोशिश किया जाएगा। अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, जो कि पहला 1952, उसके बाद 1963, 1973 और 2002। 52, 63, 73 और 2002। और इसमें अमेंडमेंट कौन कौन सा था, तो 42nd अमेंडमेंट में उसमें सीट फिक्स किया गया था, और फिर से 84th में। तो ये 4-2, ये 8-4, उसका दुगना। और इसका ऑब्जेक्टिव और ये सब नीड, ये सब तो प्री के लिए नहीं आएगा काम। हाँ, अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर थीम बोला जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर है। बीपीएससी से बार बार क्वेश्चन पूछ लेती है, तो इसमें मैंने बहुत इधर उधर से सोर्स से इकट्ठा करके और मिशंस का नाम लिखा हुआ है, जो फेमस मिशंस हैं। ये पूछता है कि किसके लिए है, किस एजेंसी का है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक नोट्स बनाया था अपने लिए लिख के, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे नासा के जो स्पेस मिशंस हैं, उसमें कैसिनी हुइजेंस 2017 का मिशन है। ये जो टाइटन ये एक
सैटेलाइट है उस पर भेजा गया था नासा का मिशन। और उसमें जो मतलब क्यों भेजा गया था, तो रिवर, लेक्स और फिर से रेन। ये जो भेजा गया था कैसिनी, ये टाइटन जो कि सैटर्न का एक तो सैटेलाइट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए इसको भेजा गया था, इतना ही याद रखिए आप लोग। और ये जो डिस्कवरी मिशन है ये मार्स के लिए है। इनसाइट भी मार्स के इंटीरियर को पता लगाने के लिए भेजा गया है। और ये जो मैरिनर और मैगेलन ये वेनस के लिए था। और वेरिटास भी 2031 में वेनस पे भेजा जाएगा। और डेविनिकी ये भी वेनस के लिए है। तो बस नाम याद रखिए किस पे भेजा जा रहा है और किस एजेंसी का है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में ये भी नासा का है। आर्टेमिस एकॉर्ड जो आप लोगों ने सुना होगा, आर्टेमिस मिशन 2007 से ही चलाया जा रहा है, नासा का है। और इसमें जो सोलर विंड, ये जो 2007 वाला आर्टेमिस मिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सोलर विंड के लिए ही भेजा गया था, उसका पता लगाने के लिए कि टू स्टडी हाउ सोलर विंड्स इंटरैक्ट विथ द मून इन द एब्सेंस ऑफ ग्लोबल प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सोलर विंड का क्या और मून का जो इंटरैक्शन है उसको एक दूसरे पे क्या प्रभाव है उसका पता लगाने के लिए भेजा गया था। ये जो साइकी मिशन है, टू एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ प्लैनेटरी कोर, तो इसका साइकी मिशन का ये पर्पज़ था। यूरोपा क्लिपर मिशन, ये यूरोपा जो कि जुपिटर का एक ठो मून है उस पे आइस शेल्स का पता लगाने के लिए भेजा गया है। वाइपर, ये सर्वे वाटर एट द साउथ पोल ऑफ मून के साउथ पोल पे वाटर को पता लगाने के लिए ये भेजा गया। वाइपर जो भी। और ब्लू घोस्ट एंड ग्रिफिन मिशन 1, ये भी लूनर से रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है, नासा का है। फिर से लूसी एस्टेरॉयड मिशन है नासा का। एस्केपेड टू स्टडी मार्स एटमॉस्फेयर, मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए नासा का एस्केपेड मिशन है। ड्रैगन फ्लाई 2028 में इसको भेजा जाएगा। ड्रैगन फ्लाई टाइटन पे भेजा जाएगा जो कि सैटर्न का लार्जेस्ट मून है। तो ये भी ड्रैगन फ्लाई। और फिर से ये जो ऊपर हम लोगों ने देखा टाइटन का, कैसिनी हुइगेंस। नेक्स्ट है पंच, ये सन का जो कोरोना है उसको स्टडी करने के लिए पंच मिशन है। पेंडोरा एक जो प्लेनेट को स्टडी करने के लिए ये मिशन है नासा का। तो इतने सारे मिशन मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था इसको मैंने अच्छे से सर्च करके लिखा था इधर उधर से, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन है उसका नाम देखते हैं। तो इसमें पहला है जूस मिशन, JUICE, जूस मिशन टू जुपिटर, जे से जुपिटर रिलेट कर सकते हैं, टू जुपिटर एंड आईसी मून, जो आईसी मून्स हैं उसको स्टडी करने के लिए। यूक्लिड, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है उसका स्टडी के लिए यूक्लिड मिशन। प्लेटो, एक्सो प्लैनेट के स्टडी के लिए इस्माइल जो मिशन है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर एंड सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर का क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए इस्माइल मिशन है। और कॉपरनिकस, अर्थ ऑब्जर्वेशन क्लाइमेट, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए मिशन है कॉपरनिकस। इसमें क्लाइमेट चेंज का स्टडी भी किया जाएगा कॉपरनिकस। एरियल में एनालाइजिंग एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर, जो एक्सोप्लैनेट है उनके एटमॉस्फेयर के बारे में ये एनालाइज करेगा एरियल मिशन। और बायोमास 2025 में इसमें मेजरिंग फॉरेस्ट बायोमास, ये फॉरेस्ट के बायोमास को मेजर करने के लिए ईएसए का एक मिशन है बायोमास 2025 में। और लीजा, फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर इन स्पेस, लीजा ये जो पहला ग्रेविटेशनल को डिटेक्ट करने के लिए मिशन है ईएसए का। और ये जो GAI ये था, ये रिटायर हो गया, ये भी ईएसए का था मिशन। तो इसको आप लोग ईएसए वाला एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब इसरो का हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसरो पहला यहाँ पे लिखा हुआ कि 2040 तक चांद पर आदमी भेजने का प्लान है इसरो का, तो ईयर आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और फिर से इसका मिशन और है जैसे चंद्रयान 3 जो 2023 में भेजा गया था, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी जो,
मून के। उसके बाद आदित्य L1 2023 वाला ये भी है। तो ये L1 लैग्रेंज पॉइंट पे भेजा गया था। पहला मिशन है भारत का जो सन की स्टडी के लिए भेजा गया है। और गगनयान 4, गगनयान 4 है 2028 का, जो फर्स्ट क्रूड मिशन होने वाला है इंडिया का। और चंद्रयान 4 2027 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, ये जो लूनर चाँद पे जाएगा वहाँ से सैंपल लाएगा, सैंपल उठाएगा और रिटर्न हो जाएगा, वापस आएगा। तो ये चंद्रयान 4 है 2027। निसार जो 30 जुलाई 2025 को निसार मिशन लॉन्च हुआ था, नासा और इसरो का, ये जो दोनों का मिला जुला के था। सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। तो इसरो भेजा गया था। ये एक रडार है जो अर्थ के पिक्चर कैप्चर करेगा और जो भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे उसको ये रिकॉर्ड करेगा। और मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM जो 2013 में भेजा गया था। गगनयान 1 2025, ये टेस्ट फ्लाइट, इसमें अनक्रूड होगा। ये जो 2025 में इसका किया गया था, लेकिन पता नहीं कंडक्ट हुआ कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, इसका ईयर देख लेंगे बस। गगनयान 2 2026 का है ये टेस्ट फ्लाइट, ये भी अनक्रूड है। फिर से गगनयान 4 2026, ये क्रूड मिशन होने वाला है। अब देखिए ये कब लॉन्च होता है। और वेनस ऑर्बिटर मिशन VOM, इंडिया वेनस पे भी अपना मिशन लॉन्च करने वाला है इसरो। तो उसके लिए 2028 तक का हम लोग का प्लानिंग है। और एटमॉस्फेयर वेनस का, इसको स्टडी करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। ल्यूपेक्स, इसरो और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, 2028-29 तक साउथ पोल ऑफ मून को स्टडी करने के लिए ल्यूपेक्स मिशन पे काम कर रहे हैं। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको 2035 तक बना लिया जाएगा। और मार्स लैंडर मिशन 2031 तक है। मार्स पे फिर से एक तो मिशन भेजा जा रहा है, लैंड कराया जाएगा 2031 तक। तो ये नासा के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट मिशंस और उसका क्या क्या है पर्पज, ये सब के बारे में था। तो तीनों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इससे मैचिंग में भी पूछा जाता है, वन लाइनर में भी, तो इसको आप अच्छे से एकदम करिए। अब हम लोग फिर से बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे जो बिहार में जो 2025 में 18वां जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ 18th, तो उसके बारे में। तो इसका अनाउंसमेंट कब हुआ, क्योंकि जब 2020 में इलेक्शन हुआ था पिछली बार, तो अनाउंसमेंट का डेट पूछ दिया था BPSC में कि कब अनाउंस किया गया था इलेक्शन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि 6 अक्टूबर 2025 इस दिन अनाउंस किया गया कि इलेक्शन कब कब करवाया जाएगा। और 2 फेजेज में कंडक्ट हुआ। पहला 6 नवंबर, इसमें 121 कॉन्स्टिट्यूंसी पे वोटिंग हुआ। और दूसरा जो फेज था 11 नवंबर को 2025, इसमें 122 सीट पे, दोनों मिला के 243। और रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 14 नवंबर 2025 को। तो ये सब डेट भी आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान में रखिएगा, BPSC पूछ लेती है। और टोटल सीट 243 हम लोगों ने देखा अभी, और 122 मिनिमम चाहिए किसी को सरकार बनाना है तो। और इसमें 2 सीट ST के लिए फिक्स रिजर्व है। दोनों सीट का नाम मैंने लिखा है, मनिहारी एक सीट है कटिहार में, और कटोरिया है जमुई में। तो ये है। और 38 SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 38, और 2 ST के लिए। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और इसमें NDA जो 202 सीट पे BJP ने लड़ा था, सॉरी, ये सब मिल के जीते हैं 202 सीट। और फिर से NDA में BJP, जदयू, फिर से LJP, रामविलास पासवान, HMS, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, और RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो। महागठबंधन में RJD, कांग्रेस, CPI, CPI-ML, VIP विकासशील इंसान पार्टी, जिन्होंने 35 सीट जीत पाया था। और थर्ड एक इम्पॉर्टेंट था जो जनसुराज। तो ओनली 146 डेज सीटिंग इन 2020 से 25 तक लोवेस्ट एवर। ये यहाँ पे एक फैक्ट लिखा था मैंने कि 2020 से 25 तक जो सीटिंग हुआ है विधानसभा में, वो 146 दिन ही रहा है, जो कि सबसे अब तक का कम है। सोचिए अब मैं इस पर क्या कमेंट करूं।
और ये जो वोट्स का बात है, वोट्स का कि 7 करोड़ 42 लाख वोट, उसमें 4 करोड़ मेल हैं और 3.54 फीमेल, और 65 लाख डिलीशन हुआ था SIR के थ्रू। SIR सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1950 का है, वो प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल का बात करता है। SIR जिसके थ्रू किया जा रहा है। तो बीजेपी और ये सब का सीट वाइज मैंने लिख दिया है कि ये 101 सीट पे लड़ी थी, 89 पे इन्होंने जीता था। ये भी JDU भी 101 सीट पे लड़ी, 85 सीट आया। LJP 19 पे लड़ी, 29 पे लड़ी, 19 सीट आया। RJD 143 पे लड़ी, 25 सीट आया। INC 60 6 सीट। VIP का तो सीट नहीं आया था, 11 पे। CPI और इसमें AIM जो सैफुद्दीन ओवैसी का पार्टी है, उसको 5 सीट मिला था। तो ये सब है। और HAMS उसको हम्स को 5 सीट मिला था। RLM को उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट, और फिर से BSP भी 1 सीट पाई है, और अदर्स में 4 सीट। तो टोटल सीट का ये ब्यौरा हो गया। और इसमें जो मेन जो कंट्रोवर्सी वाला जो चीज़ हुआ था कि अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 रुपये जो ट्रांसफ़र किए गए थे, ये कि एम्पावरिंग वुमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में ये ट्रांसफ़र किया गया था। सोचिए 10,000 जिसको मिल जाएगा वोट कहाँ देगा। अब आप लोग खुद जानते हैं, 500 पे लोग यहाँ वोट दे देते हैं, तो 10,000 तो ज़्यादा ही है। वुमेन ऑफ बिहार और मेंबरशिप ऑफ जीविका, जो इसका क्राइटेरिया था कि बिहार की महिला होनी चाहिए और जीविका की मेंबर होनी चाहिए। और कलाधर प्रसाद मंडल, ये जो 73,000 वोट से जीते थे, तो ये हाईएस्ट इनका जो जीत का अंतर है 73,000 वोट से। तो कलाधर प्रसाद मंडल है, रुपौली विधानसभा से, जदयू के उम्मीदवार थे। और इस इलेक्शन में एक जो शिफ्ट देखने को मिला कि कास्टिज्म टू डेवलपमेंटल एंड एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट, ये तो कहने की बात है, मेन चीज़ तो वही था। राधा चरण सिंह, ये संदेश सीट जो भोजपुर आरा में है, ये सबसे कम वोटों से अगर जीत की बात की जाए तो इस सीट पे हुआ था। 27 वोट से ये जीते थे JDU से। और जो फर्स्ट स्टेट बिहार बना है, जहाँ पे हर एक पोलिंग बूथ पे 1200 वोट्स का ये पोलिंग बूथ बनाया गया था। और वोटिंग करने वाला भी बिहार पहला स्टेट बना है, 100% वेबकास्टिंग वाला। ये सब हम लोगों ने ऊपर देखा। टोटल टर्नआउट, ये फिगर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि टोटल वोटर टर्नआउट कितना हुआ है। तो 66.91%। टोटल टर्नआउट 66.91%, 67% भी मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट भी पूछ देता है। जिसमें मेल का वोटिंग टर्नआउट है 62.8% और फीमेल का 10,000 रुपया जिनको मिला उनका परसेंटेज देखिए 71%, 71.6%। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाईएस्ट सिंस 1951 के बाद ये हाईएस्ट रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वोटिंग हुआ था वो परानपुर कटिहार, वहाँ उस सीट पे हुआ था। और सबसे कम कुम्हरार पटना शहर है तो लोग कम वोट देने जाएंगे। आप लोग इससे अनुमान लगा दे लीजिएगा। नवादा में भी कम वोटिंग हुआ था। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, लोकसभा में जो वोटिंग का टर्नआउट हुआ था टोटल, वो 65.79% हुआ था। और बिहार में सबसे कम हुआ था उस टाइम, लोकसभा में सबसे कम बिहार में। और विधानसभा में पैसा मिला तो सबसे ज़्यादा हो गया, 71%, 66%। यही है बढ़िया बात। कास्ट आइडेंटिटी वर्सेस डेवलपमेंटलिज्म, इसका एक डिबेट था। ये सब तो उसके लिए है, मेंस के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और सब बहुत इम्पोर्टेंट जो और भी मेरे नोट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 वीडियो इस पर मैं बना दूंगा। और सब जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वैसा मैं 2-3 वीडियो और करेंट अफेयर्स के लाऊंगा। आप लोग इसको अपने भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो ये वीडियो मैं एक ही शॉट में रिकॉर्ड करता हूँ अपने टैबलेट पे, तो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ भी आती है तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग और सारे करंट अफेयर्स का बात करेंगे। थैंक यू सो मच।